अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 15। तो जो लेक्चर नंबर 15 है वो है रिलेटेड टू वाटर पोल्यूशन। तो लास्ट के जो लेक्चर्स हैं उनमें हमने जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसको डिस्कस किया है। तो अब से आने वाले चंद लेक्चर्स में हम वाटर पोल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं, वाटर पोल्यूशन होती कैसे है और वाटर में से पोल्यूशन को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन से। When water reacts with any pollutant it leads to polluted water। तो जब पानी किसी पोल्यूटेंट के साथ रिएक्ट करता है तो जो पानी है वो पोल्यूटेड हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ पोल्यूशन इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट्स वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि वाटर को पोल्यूट करते हैं उनको हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। अच्छा जी, डिस्कस करते हैं पोल्यूशन जनरेशन एंड कॉजेज को। तो जो पोल्यूशन जनरेशन एंड कॉजेज में पहला पॉइंट है वो है यूट्रोफिकेशन। व्हेन farmers use excessive fertilizers after any rain spell, the leftover of fertilizer went to the surface runoff, which further blocks the solar radiation in oceans. So the death of the aquatic life happens। अच्छा जी, इस पॉइंट को मैं जो डायग्राम है उसके थ्रू आपको समझाता हूँ। तो अभी आपके सामने जो डायग्राम है वो है यूट्रोफिकेशन की। तो आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो खेतों में अपनी लैंड में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं और जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उनको अपनी लैंड में यूज़ करते हैं। तो जब बारिश होती है तो वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं कुछ जो हैं जितनी ज़मीन को ज़रूरत होती है ज़मीन जो है उनको एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में फार्मर्स जो हैं वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं तो जो बच जाते हैं वो फिर अगर कभी बारिश हो जाए तो वो पानी में बह जाते हैं। तो जब वो पानी में बह जाते हैं तो पानी के ऊपर एक लेयर जो है वो बन जाती है और वो जो लेयर होती है वो ग्रीन कलर की होती है जिसको हम एल्जाई कहते हैं। तो जब सूरज की जो रेडिएशंस हैं, सूरज की जो शुआएं हैं वो पानी में पड़ती हैं तो जो फर्टिलाइजर्स होता है वो उन सूरज की शुआओं को रिफ्लेक्ट कर देता है। मीन्स के सूरज की जो रेडिएशन है वो ओशंस के अंदर नहीं जा सकती। तो जब सूरज की जो रेडिएशन है वो पानी के अंदर नहीं जाती तो जो इक्वेटिक लाइफ होती है पानी के अंदर वो ऑटोमेटिकली सरवाइव नहीं कर सकती। और इसी तरह जब फर्टिलाइज़र जो है वो पानी में जाता है तो वो जो ग्रीन लेयर होती है, जो अल्जाई की लेयर होती है, वो फिर ऑटोमेटिकली पानी को पोल्यूट भी करती है। तो सेकंड जो कॉज है उसको हम डिस्कस करते हैं विच इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। व्हेन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस हैवी मेटल्स सच एज जिंक, आयरन, निकल, कॉपर एंड मर्करी, दे आर यूजुअली डिजाइंड टू स्पिल इन वाटर डायरेक्टली, हेंस दे पोल्यूट द वाटर। तो पानी जो है वो और किस तरह पोल्यूट होता है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू पोल्यूट होता है। तो जब जो इंडस्ट्री होती हैं वो हैवी मेटल्स का इस्तेमाल करती हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, सच एज जिंक है, आयरन है, निकल है, कॉपर है, मरकरी है। तो जब ये जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, आपको पता है कि कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता इनको डिसॉल्व करने का, तो डायरेक्टली ये जो सारा वेस्ट है ये पानी में बह जाता है। तो जब ये जो सारा वेस्ट है ये पानी में बह जाता है तो हमारा जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली पोल्यूट हो जाता है। देन हम बात करते हैं थर्ड कॉज की विच इज ऑयल स्पिलेज। When ships move from oceans and if any oil spillage incident happens, it raises the temperature of the water. Therefore, it automatically pollute the water. तो आपको पता है कि समुद्रों में हर टाइम जो कार्गो शिप्स हैं वो मूव करती रहती हैं, उनकी मूवमेंट होती रहती है। तो जब उन कार्गो शिप्स में कोई ऑयल स्पिलेज होता है तो जो ऑयल है वो डायरेक्टली समुद्रों में चला जाता है।
तो वो जब समुद्रों में ऑयल जो है वो बह जाता है तो जो पानी का टेम्परेचर है वो गर्म हो जाता है। देयरफॉर ये जो सारा प्रोसेस होता है ये ऑटोमेटिकली जो वाटर होता है उसको पोल्यूट कर देता है। Then the fourth one is domestic waste. The carelessness of the individuals and municipal parties lead to the pollution of water. तो आपको पता है कि हमारे इलाकों में जो वेस्ट है उसको डिस्चार्ज करने का कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है, कोई प्रॉपर लैंड नहीं है जहाँ पर इनको डिस्चार्ज किया जा सके। इसी तरह ये गली मोहल्लों में वेस्ट जो है वो पड़ा रहता है, खुले मैदानों में पड़ा रहता है। तो जब बारिश होती है तो ये सारा वेस्ट जो है ये पानी के साथ मिल जाता है और जो हमारी लेक्स होती हैं, नदियाँ होती हैं, जो रिवर होते हैं, जो ओशन होते हैं, उनमें जाकर फिर ये बह जाता है। तो जब वेस्ट जो है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पानी है वो पोल्यूट हो जाएगा। देन जो फिफ्थ वन है वो है लैंड फिलिंग। दीज आर साइट्स वेयर डंप वेस्ट एंड गार्बेज ब्यूरिड अंडर द लैंड। अच्छा जी, कुछ इलाकों में लैंड फिलिंग साइट्स जो हैं वो हैं, बट जो गार्बेज है उसको प्रॉपर तरीके से डंप करने का कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। तो जब कोई बारिश होती है, हवा चलती है, तो वो जो सारा गंद है वो उड़ के पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जब वो पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो पानी है वो पोल्यूट हो जाता है। अच्छा जी, अब हम रेमेडियल मेजर्स को डिस्कस करते हैं। तो रेमेडियल मेजर जो है वो आपको पता है कि हम दो तरीके से प्रपोज करते हैं। एक होता है एट सोर्स ट्रीटमेंट और दूसरा होता है एट साइंटिफिक ट्रीटमेंट। तो एट सोर्स ट्रीटमेंट को हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। तो जो एक्सेसिव यूज़ है फर्टिलाइज़र का उससे हमें किसानों को रोकना चाहिए। जितनी ज़मीन को ज़रूरत है उतना ही फर्टिलाइज़र जो है वो हम लैंड में फिल करें। देन द सेकंड वन इज़ सिविल सोसाइटी शुड ट्रेन फार्मर्स। तो जो सिविल सोसाइटी है उसको चाहिए कि फार्मर्स को ट्रेन करें, उनको गाइड करें कि किस तरह फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना है। देन है डोमेस्टिक वेस्ट मस्ट नॉट बी डंप ओपनली। तो जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको हमें ओपनली डंप नहीं करना चाहिए। देन द लास्ट वन इज द गवर्नमेंट ought टू सेलेक्ट सम लैंड फिलिंग साइट्स फॉर डंप वेस्ट। तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ लैंड फिलिंग साइट्स जो हैं उनको इस्टेब्लिश करे और ताकि जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से डंप किया जा सके। अच्छा जी, अब हम साइंटिफिक मेथड को देखते हैं। जो फर्स्ट वन है वो है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2009। तो 2009 की पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है रिलेटेड टू ड्रिंकिंग वाटर के वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली। तो जो वेस्ट वाटर है उसको हमने अच्छे तरीके से ट्रीट करना है। और सेकंड वन है वो है वेस्ट वाटर शुड फ्लो इन 3 स्टेप्स। तो जो वेस्ट वाटर है उसको 3 स्टेप में फ्लो करना है। तो जो पहला स्टेप है वो है प्राइमरी स्टेप। रिफाइनिंग थ्रू द स्क्रीनिंग प्रोसेस मीन्स द सेपरेशन ऑफ डेड बॉडीज, बुशेस, लॉग्स एंड अदर थिंग्स विच कैन बी सीन बाय नेकेड आई। तो जो प्राइमरी स्टेप है वो क्या है कि हमने जो वाटर है उसको प्रॉपर तरीके से स्क्रीन करना है, उसको रिफाइन करना है। मीन्स के जहाँ भी हम देखें कि पानी में कोई डेड बॉडी है, कोई बुशेस हैं, कोई लॉग्स हैं और कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि पानी को पोल्यूट कर रही है, जो कि हम नेकेड आई से देख सकते हैं, तो उन पोल्यूटेंट्स को हमें चाहिए कि पानी से सेपरेट करें ताकि पानी जो है वो पीने के काबिल बनाया जा सके। देन है सेकेंडरी स्टेप। जो सेकेंडरी स्टेप है थ्रू कोओगुलेंट्स थ्रू फिल्ट्रेशन। तो हमें पानी को फिल्टर करके पीना चाहिए कोओगुलेंट्स के थ्रू या कोई भी जो दूसरे मेथड्स हैं उनके थ्रू। बस जो पानी है उसको हमें फ़िल्टर जो है वो लाजमी करना चाहिए। जो टर्टियरी स्टेप है वो कहता है कि क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट which means through this we can kill bacteria and remove any kind of pollutant from the water। तो क्लोरीन का इस्तेमाल करके या कोई भी दूसरे जो सॉल्यूशंस हैं उनका इस्तेमाल करके
हमें पानी से बैक्टीरिया को ख़त्म करना चाहिए ताकि पानी जो है वो पीने के काबिल बनाया जा सके। अब आते हैं वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स पर। तो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम ही हैं, डायरिया है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, कोलरा है, टाइफाइड है, आप स्किन डिजीज़ लिख सकते हैं, कैंसर लिख सकते हैं, कुछ भी आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं।